यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर 2023 का सॉल्यूशन पार्ट 2 है। इसमें हम बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पोर्शन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इफ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर satisfies the partial differential equation this then find the value of alpha comma beta। मीन्स हमें यहाँ पर जो अल्फ़ा है और बीटा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट ये जो फंक्शन है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट्स ऑल। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो आर्बिट्रेरी फंक्शन f दिया हुआ है उसको एलिमिनेट करेंगे और इस रिलेशन से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिससे हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पर अगर इसे हम स्टार मान लें तो स्टार को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो मिल जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी कि p इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x। अगेन अगर हम स्टार को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें मिल जाएगा डेल जेड ओवर डेल y विच इज़ नथिंग बट q एंड इट इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स माइनस 2y। यहाँ पर पहले हम अब ऐसे सोच सकते हैं कि फंक्शन ऑफ u है तो पहले हम u के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर u क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो पहले u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x या y के रिस्पेक्ट में चेन रूल का यूज़ करके। तो इससे हमें इतना मिल जाएगा। अब हम डिवाइड कर देंगे तो जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है एफ डैश वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से p बाई क्यू कितना मिल जाएगा, p बाई क्यू मिल जाएगा x अपॉन माइनस वाई। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एलिमिनेट करने पर आर्बिट्रेरी फंक्शन को हमें क्या मिला है, हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मिला हुआ है और दिया हुआ है कि ये जो स्टार था एक्चुअली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1 मिल जाएगा और बीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसका जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करना है इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम सोल्यूशन निकालेंगे और कंपेयर करेंगे इस दिए हुए सोल्यूशन से, तो हमें अल्फ़ा और बीटा वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो लैग्रांज इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा dx अपॉन p की वैल्यू है यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू है यहाँ पर एक्स जेड इक्वल टू जेड डी जेड अपॉन आर की वैल्यू है यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लायर लेंगे एक बार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 0। तो ये मल्टीप्लायर लेने पर हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 0 मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर
डी वाई अपॉन ये इक्वल हो जाएगा, सारे टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही नीचे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टर्म में, डिनोमिनेटर में माइनस वाई स्क्वायर से सेकेंड में, और ज़ीरो से थर्ड में, तो और तीनों को सम करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, जब हम मल्टीप्लायर हम यूज़ कर रहे हैं, ये मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हमें मिल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1, या हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1 डैश कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगेन अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लायर, एक तो हमें सोल्यूशन ये मिल गया, और सेकेंड सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे x, 0 और माइनस z। तो जब इस मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे तो सभी टर्म, यहाँ पर जो लैग्रांज इक्वेशन दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये टर्म इक्वल टू हो जाएगा x dx माइनस z dz। और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड और प्लस 0, और जब लास्ट में माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये कैंसिल होके सब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा। और यहाँ से हम किसी भी टर्म के इक्विवेलेंट अगर हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 0, और इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नया कॉन्स्टेंट C2 डैश कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, अगर हम इसे V मान लें और इसे U मान लें, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा U इक्वल टू एफ ऑफ B लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया हुआ है सोल्यूशन वो भी इसी टाइप का दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, V की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू 3 हो जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर x की पावर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो इसके लिए भी हमें लैग्रांज इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और लैग्रांज इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन, यहाँ पर p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, और ये r की वैल्यू है। तो dx अपॉन p यानी x टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dy बाई वाई टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू डी जेड अपॉन आर यानी कि जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फर्स्ट मल्टीप्लायर यूज़ करें, एक्स वाई और जेड मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का ईच टर्म इक्वल हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, जब हम नीचे फर्स्ट टर्म में x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म में y से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड टर्म में z से मल्टीप्लाई करके तीनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 0 के बराबर। और इसको लैग्रांज इक्वेशन के किसी भी पार्ट के इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट हम C1 नाम दे सकते हैं। तो अब इसे लिख सकते हैं कि ये U की वैल्यू है, और सेकेंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, V फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मल्टीप्लायर हम यूज़ करेंगे 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई
z। जब हम मल्टीप्लायर 1/x 1/y 1/z यूज़ करेंगे तो जो लैग्रांज इक्वेशन है उसका ईच टर्म इक्वल हो जाएगा किसके, dx/x प्लस dy/y प्लस dz/z के अपॉन, जब नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में 1/x, सेकेंड टर्म में 1/y और थर्ड टर्म में 1/z से, और तीनों को सम करेंगे तो वो एक्चुअली ज़ीरो हो जाएगा। और इसे हम ये जो नया आया है इसको लैग्रांज इक्वेशन के किसी भी पार्ट के इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्चुअली dx/x प्लस dy/y और प्लस dz/z इक्वल टू 0। और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, log x प्लस log y और प्लस log z इक्वल टू log c लिख सकते हैं। और यहाँ से हम log की प्रॉपर्टी से ये किसके बराबर हो जाएगा, log x y z इक्वल टू log c, और यहाँ से एंटी लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा x y z इक्वल टू, हम नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं C2 या जो भी आएगा उसको हमने कांस्टेंट C2 नाम दे दिया। यहाँ पर आप C2 ही कर लीजिए, x y z इक्वल टू C2 कांस्टेंट आ गया। तो जो सेकेंड फंक्शन है v इक्वल टू मिल जाएगा b इक्वल टू x y z। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा u इक्वल टू फंक्शन ऑफ b लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं b इक्वल टू फंक्शन ऑफ u लिख सकते हैं, और चाहे हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ u कॉमा b इक्वल टू 0। कुछ भी, कोई भी, ये तीनों में से तीनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा सोल्यूशन आया है u और b की वैल्यू यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये v की वैल्यू है, और यहाँ पर ये हमने जो फाइंड आउट किया है ये u की वैल्यू है। तो यहाँ से u इक्वल टू फंक्शन ऑफ b रखेंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो u दिया है, लेकिन राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया है, x इंटू वाई इंटू जेड नहीं दिया हुआ। अगर x इंटू वाई इंटू जेड दिया होता तब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। डेफिनेटली ये एक टाइपो है एक्चुअली, ये रहा होगा x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, नन ऑफ द एबव। तो अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहता तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। उस केस में हम कॉमा को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव, इसलिए डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉमा को जस्ट मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कॉमा स्पष्ट दिख रहा है और फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ द एबव दिया हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हम टिक करेंगे, मीन्स करेक्ट मानेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द फैमिली ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस गिवन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम में फैमिली ऑफ सरफेसेस ऑर्थोगोनल टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस गिवन बाय दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये एक्चुअली एक रिजल्ट पर बेस्ड है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो रिप्रेजेंटेड फैमिली ऑफ सरफेसेस है उसके ऑर्थोगोनल जो फैमिली ऑफ सरफेसेस है उसको हम देते हैं। अगर इसे हम यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसे P माने, ये Q माने और ये R माने, तो जो इस फैमिली ऑफ सरफेसेस के ऑर्थोगोनल जो फैमिली ऑफ सरफेसेस है उसको हम लिख सकते हैं दूसरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, और ये हो जाएगा P dx प्लस Q dy प्लस R dz इक्वल टू 0। बशर्ते यहाँ पर ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल है हो। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को पीफैफियन इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर इस केस के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, p की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y प्लस जेड dx और प्लस z प्लस q की वैल्यू है z प्लस x dy और प्लस r की वैल्यू है x प्लस y dz
इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिख सकते हैं, और प्लस जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड लिख सकते हैं, और प्लस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअली में हमें मिल जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में x, ये एक्चुअली लिखा हुआ है डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड इक्वल टू 0। और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअली ये कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कांस्टेंट सी। तो इस फैमिली ऑफ, जो गिवन फैमिली ऑफ सरफेसेस है जो रिप्रेजेंटेड है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसके ऑर्थोगोनल जो फैमिली ऑफ सरफेसेस होगी इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ सरफेसेस टू family of surfaces given by this partial differential equation. Next question, if the solution of partial differential equation q equal to 3p square by Charpit's method is z equal to this, where a b are constant, ये given है, then what is the value of alpha and beta, ये हमें find out करना है। तो देखते हैं यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है पी डी जो दिया हुआ है वो सिर्फ पी और क्यू में डिपेंड करता है। और जब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इन जनरल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो नॉन लीनियर है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम चारपिट्स मेथड यूज़ करते हैं। और जब ये फंक्शन ऑफ जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो पी और क्यू में डिपेंड करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पी और क्यू के दो अलग अलग लेफ्ट साइड में पी का फंक्शन है और राइट साइड में क्यू का फंक्शन, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं पी और क्यू में। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेट है, क्यू इक्वल टू दिया है 3p स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्यू है और राइट हैंड साइड p है, तो इसको हम किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। ये कांस्टेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर 3a स्क्वायर के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, q बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, और जहाँ पर a कांस्टेंट है, और p इक्वल टू हो जाएगा ऑब्वियसली a। हम माइनस वैल्यू अवॉइड कर रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो p की वैल्यू यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा डी जेड बराबर a डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है 3a स्क्वायर और डी वाई। तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस 3a स्क्वायर y और प्लस कांस्टेंट b आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब हम कंपेयर कर सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो ये दिया हुआ था, तो अब कंपेयर करेंगे तो x की जो पावर है वो अल्फ़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगेन y की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y की पावर बीटा है, तो बीटा इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 4 हो जाएगा। अगेन फिर से हमें ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिया है, तो इसको हम चारपिट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। और अगेन ये सिर्फ p एंड q पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इससे हम लिख सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको हम वेरिएबल को p एंड q को सेपरेट करेंगे, तो p इक्वल टू 1/q हो जाएगा। और इसे हम कांस्टेंट a के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू 1/a मिल जाएगा। ओके,
अब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो इस फार्मूले से देते हैं, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और यहाँ पर p की वैल्यू और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू a है a डी एक्स प्लस q की वैल्यू है 1/a डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a y और प्लस b हो जाएगा, या कांस्टेंट यहाँ पर c दिया है तो हम c ले सकते हैं। तो अब चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसे आप दूसरी तरीके से भी क्रॉस चेक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये z इक्वल टू ये अगर सोल्यूशन है तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम पार्शियली z को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो डेल z और डेल x यानी कि p की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, a मिल जाएगी। और अगेन यहाँ से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो q ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/a के बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली p इंटू क्यू करेंगे तो a इंटू 1/a कैंसिल आउट होके 1 दे देगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है या ये जो रिलेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी वजह से ये इसका सलूशन हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली सलूशन ना ढूंढ के आप जो सलूशन दिया हुआ उसको क्रॉस वेरीफाई करके भी आंसर को चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज गिवन बाय दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस प्रॉब्लम में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो स्पेशल टाइप का है। अगर इस टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ p एंड q, तो इस टाइप के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्लियर आउट फॉर्म बोलते हैं और इसका हम डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन है इस टाइप के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जस्ट हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस फंक्शन ऑफ a कॉमा बी। जहाँ पर p है उसको रिप्लेस कर दो a से और जहाँ पर q है रिप्लेस कर दो एक दूसरे कांस्टेंट b से। तो यहाँ पर क्लियर आउट फॉर्म दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट हम सोल्यूशन लिख सकते हैं और सोल्यूशन कितना हो जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस a इंटू बी। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर x की पावर अल्फ़ा है और यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर बीटा है और यहाँ पर y की पावर 1 है, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1 इक्वल टू बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है अगेन क्लियर आउट फॉर्म का दिया हुआ है और क्लियर आउट फॉर्म का अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका सिंगुलर सोल्यूशन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल z माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब हम इस f को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे a के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा यहाँ से डेल ऑफ a इक्वल टू माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। और अगर हम f को पार्शियली डिफरेंशिएट करें b के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा माइनस वाई माइनस a इक्वल टू 0। तो सिंगुलर सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b है उसको एलिमिनेट करने से जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम इसे फर्स्ट मान लें, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लें और ये थर्ड इक्वेशन मान लें तो सेकेंड से हमें मिल जाएगा, सेकेंड इम्प्लाई करेगा कि x इक्वल टू माइनस बी है या सॉरी b इक्वल टू माइनस एक्स है और थर्ड इम्प्लाई करेगा कि जो a है
वो एक्चुअली माइनस वाई के बराबर है। तो बी और ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए की वैल्यू आई है माइनस वाई, तो ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई, और फिर माइनस बी की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस फिर से अगेन प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई, और माइनस ए और बी की वैल्यू दोनों माइनस एक्स माइनस वाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है इसलिए ये एक्स वाई ही रहेगा इक्वल टू 0। एक एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जेड इक्वल टू माइनस एक्स वाई मिल जाएगा। तो जो सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा रिक्वायर्ड वो हो जाएगा जेड इक्वल टू माइनस एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है पी क्यू आर एस एंड टी का जो मीनिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में के रिस्पेक्ट में पी क्यू आर एस एंड टी का जो मीनिंग है, जो डेफिनीशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देन कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर प्लस टी प्लस 2s इक्वल टू 0, ये क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करें आर को, आर एस और टी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो ये हो जाएगा, एक्चुअली लिख सकते हैं आर सेकेंड डेरिवेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर, और टी वाई के रिस्पेक्ट में है तो इसको हम डी डैश स्क्वायर करेंगे, और 2s है, ये मिक्स डेरिवेटिव है तो 2 टाइम्स डी डैश हो जाएगा, और ऑफ y इक्वल टू 0। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ d का मीनिंग है पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और d डैश का मीनिंग है पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, और लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d प्लस डी डैश और d प्लस डी डैश टाइम z इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर जो लीनियर फैक्टर है रिपीटेड है, और एक लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अगर इन जनरल ऐसे दिया रहता अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा टाइप का दिया रहता, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग है इस लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन होता वो हो जाता e टू द पावर माइनस गामा बाई अल्फ़ा टाइम x into just some arbitrary function f of beta x minus alpha y। इसी को आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस गामा बाई अल्फ़ा टाइम x जस्ट फंक्शन ऑफ अल्फ़ा y माइनस बीटा x लिख सकते हैं। यानी कि जो d का कोफिशिएंट है उसको y से मल्टीप्लाई करना है, और जो डी डैश का कोफिशिएंट है उसको x से मल्टीप्लाई करना है, और जो उनके बीच में साइन है उसके जस्ट अपोजिट साइन उन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर d का कोफिशिएंट 1 है, डी डैश का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ वाई माइनस एक्स या एफ एक्स माइनस वाई, जो भी करना चाहें, लेकिन यहाँ पर चूँकि x माइनस वाई नहीं दिया हुआ है इसलिए जस्ट हम y माइनस एक्स को कंसीडर करेंगे। और चूँकि रिपीटेड है यहाँ पर जो फैक्टर है इसलिए जो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, जो जनरल सोल्यूशन है वो हो जाएगा z इक्वल टू जस्ट फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स, और रिपीटेड 1 टाइम है इसलिए x टाइम फंक्शन ऑफ y2 फंक्शन f2 y माइनस एक्स हो जाएगा। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, 1/d स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में फंक्शन है e टू द पावर 2x
प्लस 3y। तो इसका जो फार्मूला होता है, अगर हम यहाँ पर जो फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करें, एफ डी डैश से रिप्रेजेंट करें, तो इसका जो फार्मूला होता है पी आई ऑफ, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, पी आई ऑफ 1/f डी डैश, ये कोई भी फंक्शन है डी और डी डैश में डिपेंड कर रहा है, और ये e टू द पावर अल्फ़ा x प्लस बीटा y है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर अल्फ़ा x प्लस बीटा y अपॉन f, d की जगह अल्फ़ा और d डैश की जगह बीटा आपको रिप्लेस कर देना है। कंडीशन ये है कि f ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें दूसरा फार्मूला चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एफ डी डी डैश है, अगर हम वैल्यू देखें F23 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2² प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 3 और प्लस 3², और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 4 प्लस 25 आ रही है, और ये ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी इस फार्मूले से 1/f अल्फ़ा बीटा। एफ अल्फ़ा बीटा यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, और एफ ऑफ 23 की वैल्यू 25 आ गई है, तो जस्ट इस फार्मूले से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1/25 टाइम्स e टू द पावर 2x प्लस 3y, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर देखें तो हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालना है, और सारे ऑप्शन में 5y माइनस एक्स 5y माइनस एक्स 5y माइनस एक्स 5 फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स ये कॉमन है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सभी में कॉमन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हम इसका सलूशन नहीं निकाल सकते हैं, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर इस केस के लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कितना हो जाएगा 1/, ये अगर हम d के टर्म में लिखें तो d प्लस डी डैश लिखा हुआ है ऑफ साइन x दिया हुआ है, तो साइन x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d माइनस डी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा d² माइनस डी डैश स्क्वायर हो जाएगा, और साइन x को हम लिख सकते हैं साइन 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एक्चुअली इक्वल हो जाएगा d माइनस डी डैश, और अगर हम इसे ऑपरेट करें पहले 1/d² माइनस डी डैश स्क्वायर साइन 1x प्लस 0 इंटू वाई, इसे ऑपरेट करेंगे तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं d माइनस डी डैश टाइम्स, और ये वैल्यू हो जाएगी सेम साइन 1x प्लस 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई d² को रिप्लेस कर देना है x के कोफिशिएंट के नेगेटिव से, यानी कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस ऑफ 1² से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, और d डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है जो y का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के नेगेटिव से, यानी कि माइनस ऑफ 0², तो ये एक्चुअली -1 आ जाएगा, और अल्टीमेटली आ जाएगा d माइनस डी डैश, या माइनस से एडजस्ट करेंगे तो d डैश माइनस d हो जाएगा और आ जाएगा साइन x, तो d डैश को ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा d डैश, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और ये 0 हो जाएगा, और जब d ऑपरेट करेंगे तो यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x, तो इसलिए जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा 3, कि इसका जो सलूशन है z इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस कॉस x हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है वो हमारा माइनस कॉस x आया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन t प्लस एस प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा। जस्ट अभी के लिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू जस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अनदर आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई टू टाइम्स, ये टाइम्स नहीं है एक्चुअली, फाई टू फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। और ये कैसे आया इसको मैं अलग से प्रूफ करूँगा, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, हमें कंप्लीट सोल्यूशन नहीं निकालना है, जस्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त हमें ध्यान देना रहेगा कि जो हमारे ऑप्शन हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार एक ही फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल एक से ज़्यादा टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो निकाल रहे हैं वो सही हो लेकिन वो ऑप्शन में ना दिया हो। ठीक है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ उसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का उसी टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ ई टू द पावर x प्लस वाई। यहाँ पर जो दिया हुआ है फंक्शन एफ डी डी डैश, ये दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस डी डैश, और यहाँ पर अगर हम f ऑफ 1, की वैल्यू देखें तो वो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला जो अभी हमने मेंशन किया था उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम इससे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश ई टू द पावर y। पहले हम e टू द पावर y ऑपरेट करेंगे और उसके बाद e टू द पावर x ऑपरेट करेंगे। तो e टू द पावर y ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि जो d डैश है उसको रिप्लेस कर सकते हैं y के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर हो जाएगा जस्ट e टू द पावर y इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स e टू द पावर x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर डी स्क्वायर को डी को रिप्लेस कर देंगे x के कोफिशिएंट से तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए हमें दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x हो जाएगा अपॉन d को रिप्लेस करना होगा d प्लस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोफिशिएंट x का क्या है, 1 है, तो d को रिप्लेस करना है d प्लस 1 से। तो यहाँ पर d स्क्वायर था तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1, और e टू द पावर x तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है और यहाँ पर बचेगा कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई टाइम्स, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा 1। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसलिए पी आई किसके बराबर हो जाएगा, पी आई इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई अपॉन 2d। हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो 2d कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 पावर -1 और इंटू 1। अब हम एक्सपोनेंशियली इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई इंटू 1/2d और 1 माइनस d/2 प्लस समथिंग जो भी आएगा और इंटू 1। तो 1 कांस्टेंट है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये नॉन ज़ीरो आएगा, और d से जैसे ही ऑपरेट करेंगे d को तो ये 1 को डिफ्रेंशिएट करेगा और ये वैल्यू 0 दे देगा और इसके आगे के सारे टर्म्स भी 0 हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई अपॉन 1/2d इंटू कॉन्स्टेंट 1।
और 1/d है तो d का मीनिंग क्या है, जस्ट 1/d का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स x इंटू ई टू द पावर x प्लस वाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ये d2z ओवर डेल yz नहीं है, ये z की जगह डेल y स्क्वायर है। इसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा डेल 2 z और डेल y2 है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डेल z ओवर डेल y रहेगा, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई और प्लस सम फंक्शन, इसको हम आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा, इसको हम फाई 1, और ये फंक्शन किसका रहेगा, x पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये फंक्शन ऑफ x रहेगा, तो अपने आप ही ये 0 हो जाएगा। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये दे देगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई अपॉन x और प्लस फंक्शन फाई 1 ऑफ x हो जाएगा। x एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा जस्ट x टाइम्स साइन एक्स वाई। अगेन हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन एक्स वाई डी वाई प्लस y टाइम्स फाई 1 x हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो, और प्लस एक कांस्टेंट अगेन आएगा फाई 2 x। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये हो जाएगा x और माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन x हो जाएगा, और प्लस y फाई 1 x प्लस फाई 2 x, जहाँ पर फाई 1 और फाई 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ ओनली x हैं, और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारा z जो जनरल सोल्यूशन है वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स वाई प्लस वाई टाइम्स फाई 1 x प्लस फाई 2 x, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ये 4 करेक्ट हो जाएगा। जो जनरल सोल्यूशन है इसका ये आ जाएगा z इक्वल टू माइनस कॉस एक्स वाई प्लस वाई फाई 1 फंक्शन ऑफ x प्लस फाई 2 फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, तो यहाँ पर दिया हुआ है z सोल्यूशन दिया है, जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन r इक्वल टू टी का। तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी डैश के टर्म में लिखेंगे, तो ये एक्चुअली हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल टू 0, और इसे लिख सकते हैं डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश टाइम्स जेड इक्वल टू 0। तो दो लीनियर फैक्टर हो गए, तो दोनों लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें एक सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हो जाएगा जेड इक्वल टू, चूँकि यहाँ जो सोल्यूशन दिया है साई के टर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम इसका सोल्यूशन भी साई 1 और साई 2 के टर्म में लिखेंगे। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा ये साई 1 वाई माइनस एक्स प्लस साई 2 वाई प्लस एक्स हो जाएगा। इसलिए इसका जो सोल्यूशन आया है इसे कंपेयर करेंगे
जो सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो कंपेयर करने पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी अल्फ़ा इक्वल टू 0 इक्वल टू बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिया हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 3 है और इसको हमें देखना है कि ये पैराबोलिक है, एलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। सर्कुलर टाइप का कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जो n वेरिएबल पे डिपेंड करता है। n वेरिएबल x1 x2 x n वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और उसका इक्वेशन है कुछ इस टाइप से, समेशन i इक्वल टू 1 टू n समेशन j इक्वल टू 1 टू n अल्फ़ा i j डेल टू u ओवर डेल एक्स आई डेल एक्स जे और प्लस समथिंग जो भी है लोअर टर्म्स, लोअर ऑर्डर टर्म, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव मिक्स डेरिवेटिव है और ये आगे के टर्म्स आएंगे वो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर टर्म या कोई भी फंक्शन है एक्स वाई x1 x2 x3 xn के और इक्वल टू कुछ भी हो, समथिंग ज़ीरो है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली डिपेंड करता है इस मैट्रिक्स पे, n बाई n मैट्रिक्स पे, जो हमें मिलेगी अल्फ़ा आई जे, जो आई जेथ टर्म है अल्फ़ा आई जे मानने से जो हमें n क्रॉस n मैट्रिक्स मिलेगी, इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक है, एलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एलिप्टिक। एलिप्टिक के केस कब होगा? एलिप्टिक कहना है तो हमें क्या होना चाहिए, इस जो ये जो मैट्रिक्स है इसके जितने भी आइगन वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे या तो पॉजिटिव हों और या तो फिर नेगेटिव हों, या तो ऑल पॉजिटिव हों या तो फिर ऑल नेगेटिव हों। अगर इस मैट्रिक्स का सारे आइगन वैल्यू या तो सारे पॉजिटिव हैं या तो सारे नेगेटिव हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एलिप्टिक टाइप का है। पैराबोलिक कब बोलेंगे? जब पैराबोलिक के केस के लिए सारे पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव होना चाहिए एक्सेप्ट वन आइगन वैल्यू दैट इज़ ज़ीरो। एक आइगन वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे आइगन वैल्यू या तो पॉजिटिव होने चाहिए और या तो नेगेटिव होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक कहलाए। और हाइपरबोलिक के केस के लिए क्या है? हाइपरबोलिक हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है थर्ड टाइप का। अगर इसका एक आइगन वैल्यू, इस जो मैट्रिक्स है इसका एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो और बाकी रिमेनिंग आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और या तो एक नेगेटिव हो, सिर्फ एक नेगेटिव हो और रिमेनिंग सारे क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वन नेगेटिव हो आइगन वैल्यू और रिमेनिंग क्या हो? पॉजिटिव हो, या वन पॉजिटिव हो और रिमेनिंग सारे क्या हो? नेगेटिव हो। अब यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो यहाँ पर मिक्स डेरिवेटिव दिए ही नहीं है, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिए हुए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे और इसे हम लिख सकते हैं यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस यू जेड जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल के इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो कि 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी और उसके एंट्रीज क्या हो जाएंगे? 1 1 -1 और रिमेनिंग टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिक्स डेरिवेटिव नहीं है सेकेंड ऑर्डर के। तो मैट्रिक्स हमारी ये हो जाएगी, और चूँकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 1 और -1 हो जाएगा। एक नेगेटिव है और रिमेनिंग क्या है? पॉजिटिव हैं। तो ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक में
क्या कंडीशन है कि 1 नेगेटिव होना चाहिए और रिमेनिंग पॉजिटिव हो, या 1 पॉजिटिव हो और रिमेनिंग नेगेटिव हो। तो यहाँ पर 1 नेगेटिव हो और रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही निकल आएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर है। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो इन्वॉल्व है पार्शियल डेरिवेटिव वो सेकेंड ऑर्डर इन्वॉल्व है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉन लीनियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 2 डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, इसलिए यही जो ऑप्शन है फर्स्ट ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड भी नहीं है, सेकेंड भी लीनियर है, थर्ड भी लीनियर है और फोर्थ भी लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिर्फ फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 पार्शियल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है। अगर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो हमेशा नॉन लीनियर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि नॉन लीनियर हमें ढूंढना था। तो फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही सिर्फ है जो नॉन लीनियर है, बाकी सारे लीनियर इक्वेशन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर के मैकेनिक्स पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो, आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।